Hi, the whole point of being alive is to evolve into the complete person you were intended to be. Today is 2nd of April 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड दिस पेनिसिलिन. अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इन्वेंट किया था टेलीफोन. डॉक्टर जोनास साक ने इन्वेंट किया था पोलियो वैक्सीनेशन. विल्बर एंड ऑरवेल राइट ब्रदर्स हैं जिन्होंने इन्वेंट किया था एरोप्लेन. डॉक्टर मोहन कांडा है एग्रीकल्चर इन इंडिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डबलिंग द फार्मर्स इनकम. ये इनकी बुक अभी रिलीज हुई है. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक एनुअल फ्लैगशिप रिपोर्ट रिलीज करता है. सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चंस. आज के सवाल है Who's the principal scientific advisor of India whose term has been extended recently? कुछ ही दिन पहले न्यूज़पेपर में देखा था. Principal scientific advisor. Where is the Indian Institute of Space Science and Technology is located? World Development Report 2021 रिलीज हुई है. इसका थीम क्या है? खेलो इंडिया स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है टू प्रमोट स्पोर्ट्स. अभी इसको एक्सटेंड कर दिया है. विच फाइनेंशियल ईयर? टेल द फाइनेंशियल ईयर. Vajra. With reference to defense, what was Vajra that was seen in news recently? Vajra. Which Indian organization demonstrated free space quantum communication for the first time? Organization का नाम क्या है? So these are 6 questions for today. आज की वोकैबुलरी है ओवरसाइट. ओवरसाइट का मतलब हो सकता है सुपरविजन करना. इसका मतलब ये भी होता है कि कुछ गलती हो गई है थ्रू हेस्ट. An error or something forgotten through haste. जल्दबाजी में ओवरसाइट. एब्डिकेट का मतलब होता है आप अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं कर रहे हैं. फेल टू फुलफिल और अंडरटेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी. एम्बुश नेक्स्ट स्लाइड्स. मेक अ सरप्राइज अटैक ऑन समवन फ्रॉम अ कंसील्ड पोजिशन. एम्बुश. बाउंस बैक का मतलब इकोनॉमी जैसे फॉल डाउन हुआ, अब इसके बाद वो बाउंस बैक हो रही है. To return quickly to a normal condition after a difficult situation or event. ईस्टर एग्स टेक्नोलॉजी में और ऐसे अक्सर ये वर्ड यूज होता है. ईस्टर एग का मतलब आप कुछ साइंस बता रहे हो, कुछ मैसेज इमेज बता रहे हो जो हिडन है, आने वाले टाइम को वो बता रहा है. ईस्टर एग इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ मैसेज, इमेज और फीचर हिडन इन अ वीडियो गेम, फिल्म और अदर यूजुअली इलेक्ट्रॉनिक मीडियम. मतलब सम मैसेज जो हिडन है upcoming times ka you are telling that. Easter eggs. So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं नो इंटरेस्ट कट ऑन स्मॉल सेविंग्स, पोल इफेक्ट ऑन रिफॉर्म्स. पाकिस्तान ने यू टर्न कर लिया है. दादा साहब फाल्के अवार्ड रजनीकांत को मिला. दादा साहब फाल्के अवार्ड. दिस इज ब्रेकिंग बैरियर्स. जीएसटी मॉप अप हिट्स अ रिकॉर्ड हाई. एक्सेलेंट. आज हम जीएसटी कलेक्शन फिर से रिवाइज करते हैं. आज गुड फ्राइडे है. विल गेट टू नो अबाउट इट. देन जूस ओपन हो गए हैं. 45+ को वैक्सीनेशन मिलेगा. ओवरसीइंग ओवरसाइट्स. स्पेशल नो लॉन्गर. दिस इज अबाउट हांगकांग. Then stop the ambassadorship for sale. This is about ambassadorship, the role of ambassadorship and how this role has been evolved over the time. An act of colorable legislation. ये भी एक important topic है. इसमें legislation के different formats क्या हो सकते हैं? We'll get to know. Doctrine of colorable legislation. Then this is BIMSTEC. This is Chief ने CDS ने अभी joint logistics node की बात की है. दिस इज H1B वीजा, इकोनॉमी, कॉटन एक्सपोर्ट. हिंदी आर्टिकल है राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल. सीसेट के सॉल्यूशंस हैं इन सम सर्टेन क्वेश्चंस. So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minute. This is the Hindu and this is Indian Express. Both are Delhi edition. So this is the front page of the Hindu. वेस्ट बंगाल में रिकॉर्ड 80% टर्नआउट हुआ. असम में 77%. एक्सेलेंट. 80% रिकॉर्ड वोटर टर्नआउट. एक्सेलेंट. नो इंटरेस्ट कट ऑन स्मॉल सेविंग्स. ये गवर्नमेंट ने हमारी यू टर्न किया. सेंटर ने विड्रॉ किया मार्च 31 का जो ऑर्डर था
अपेरेंटली आफ्टर बैकलैश, मतलब गवर्नमेंट का बहुत क्रिटिसिज्म हुआ। जो ये स्मॉल सेविंग स्कीम्स होती है ना, हमारे इंडिया में हर कोई बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता, रिस्क एपेटाइट, रिस्क अवर्स, स्पेशली जो एल्डर्स होते हैं, स्पेशली जो मिडिल इनकम में होते हैं, उनको लगता है कि जैसे ये फिक्स्ड डिपॉजिट्स है या फिर स्मॉल सेविंग स्कीम्स है, यहाँ कम इंटरेस्ट मिल रहा है बट एक सिक्योरिटी सेफ्टी ज़्यादा है इन रेस्पेक्ट गोइंग टू दिस स्टॉक मार्केट्स और इक्विटीज, म्यूचुअल फंड्स एट्सेट्रा। सो जो ये स्मॉल सेविंग स्कीम्स होती हैं, जो एफडी होती है, फिक्स डिपॉजिट होती है, ये एक सोर्स ऑफ इनकम है एक बहुत बड़े दिस परसेंटेज हमारी पॉपुलेशन का। तो वैसे ही पिछले कुछ टाइम से एफडी की रेट्स बहुत डाउन हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। अभी गवर्नमेंट ने बोला ईपीएफ का और इन सब का भी रेट और कम हो जाएगा। तो सोर्स ऑफ इनकम, जो इनकम है वो हिट होती एक वास्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी को। अब एक बात तो ये है, दूसरी बात ये है कि ये अगर हम इकोनॉमिक्स के टर्म पे देखें तो वैसे ही लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा इंजेक्ट हो गई है इकोनॉमी में। अगर आप देखो लोन्स जो है ना आजकल वो 6.5 6.75 पे हाउस लोन, होम लोन, व्हीकल लोन ये सब मिल रहे हैं, रेट्स बहुत कम हो गई है। तो ऐसे में एफडी, ईपीएफ और इन सब की रेट्स को भी हाई रखना इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक बर्डन हो जाता है। तो इसलिए ये जो रेट्स डिसाइड करना वगैरह ये सब ब्यूरोक्रेसी और जो ऑफिशियल्स हैं उन पे छोड़ दिया गया था। बट अब ये रेट्स कट हुआ, फिर अगले ही दिन उसको वापस विड्रॉ कर दिया ऑर्डर। तो बात ये भी आती है कि क्या इसमें पॉलिटिकल अंडरटोन तो नहीं है, पोल इफेक्ट तो नहीं है ऑन रिफॉर्म्स, बिकॉज रिफॉर्म्स आर नेसेसरी बट रिफॉर्म्स हमेशा सबको खुश करने वाले होते नहीं हैं। तो रिफॉर्म्स इसलिए भी नहीं हो पाते बिकॉज हम हर किसी का अप्रूवल नहीं मिलता। जैसे फार्म एग्रीकल्चर में हम रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, तो रिफॉर्म्स और पॉलिटिकल दिस एक्शन, पोल पोल इफेक्ट, इस दोनों पे एक बैलेंस बनाना जरूरी है। ओवरनाइट चेंज ने रिवील किया कि गवर्नमेंट इज विलिंग टू पुट ऑफ रिफॉर्म्स फॉर पॉलिटिकल कंसिडरेशन। इट ऑल्सो रेजेस द प्रोस्पेक्ट ऑफ द ब्यूरोक्रेसी टर्निंग मोर रिस्क कवर्स, मतलब वो रिस्क नहीं लेना चाह रही है, बहुत ज़्यादा सेफ चलना चाहते हैं। इवन इफ इट वर टू फॉलो नॉर्मल प्रोसीजर वाइल टेकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन। अब इससे एक और इम्पॉर्टेंट बात आती है कि हम, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था कि क्यों ना हम वन कंट्री वन इलेक्शन कर दें, कि हर जगह एक साथ ही इलेक्शन हो। वरना इंडिया में क्या होता है, इलेक्शन का सीजन कभी खत्म ही नहीं होता। एक राज्य का चुनाव खत्म हुआ, दूसरा राज्य आ जाएगा, फिर तीसरा आ जाएगा, फिर सेंटर आ जाएगा। तो मतलब हम हमेशा इलेक्शन मोड में ही रहते हैं। हमारे यहाँ जो लेजिस्लेटिव है और जो एग्जीक्यूटिव है वो कंप्लीटली सेपरेट भी नहीं है। मॉन्टेस्क्यू ने बोला था सेपरेट होना चाहिए, बट हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो लेजिस्लेटिव से ही आते हैं। तो जब भी चुनाव का माहौल आता है, चुनाव का सीजन आता है, तो जितने भी मंत्री होते हैं, एग्जीक्यूटिव होते हैं, ये अपना काम के बजाय इनके पूरा एनर्जी लग जाता है चुनाव जीतने, चुनाव प्रचार, इन सब में। तो क्या इससे हमारा जो गवर्नमेंट है, गवर्नेंस है, वो वीक होता है? ये एक बहुत बड़ा डिबेट का सवाल है। तो इसलिए ये भी एक प्राइम मिनिस्टर ने और अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने ऑफर किया था कि क्यों ना हम वन नेशन वन इलेक्शन टाइप करें, वन नेशन वन इलेक्शन, सो दैट ये जो हमारा हमेशा जो इलेक्शन मोड ऑन होता है ये कट हो सके, इलेक्शन मोड ऑन, और ये डे आफ्टर रेट रिवर्सल, और जो रिफॉर्म्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस हैं, ब्यूरोक्रेटिक एक्शन हैं, इन पे पोल इफेक्ट को भी बहुत ज़्यादा डोमिनेट नहीं करना चाहिए। नो इंटरेस्ट कट ऑन स्मॉल सेविंग्स। सो दिस टेल्स अबाउट कि जो गवर्नेंस है उसमें हम क्या प्रिंसिपल्स फॉलो कर सकते हैं। देन दिस इज पाकिस्तान फ्रीजेस प्लान टू अलाउ इम्पोर्ट फ्रॉम इंडिया। अब सी, कल ही हमने इस विषय में काफ़ी डिटेल में बात किया और अभी यू टर्न कर लिया। द यू टर्न वॉज सीन एज एन एम्बेरसमेंट फॉर दिस वहाँ की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। दिस इज द मेन प्रॉब्लम विद पाकिस्तान। पाकिस्तान इज नॉट वन कंट्री, पाकिस्तान इज फोर कंट्री। एक कंट्री है वहाँ की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, दूसरी कंट्री है वहाँ की मिलिट्री, तीसरी कंट्री है फंडामेंटलिस्ट रिलीजन, फोर्थ कंट्री है वहाँ पे फॉरेन प्लेयर्स। फॉरेन प्लेयर्स मतलब कभी चाइना डोमिनेट करेगा, कभी रशिया डोमिनेट करेगा, कभी यूएसए करेगा, कभी यूएई करेगा, कभी सऊदी। तो इसके पास सोवेरेनिटी नहीं है पाकिस्तान के पास, डिसीजन होते हैं देन फिर वो यू टर्न भी हो जाते हैं। 1999 इफ़ यू रिमेंबर, लाहौर डिक्लेरेशन हुआ था, नवाज शरीफ और हमारे प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी साहब, फरवरी में हुआ था, और उसके कुछ ही महीनों बाद कारगिल हो गया, और फिर वहाँ की मिलिट्री ने इस डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को कू कर दिया। नवाज शरीफ को कंट्री छोड़ के भागना पड़ गया। सो दिस इज द प्रॉब्लम कि वहाँ पे डेमोक्रेसी है ना, वो डेमोक्रेसी बहुत पैची है, स्टेबल डेमोक्रेसी नहीं है। तो अभी जो इम्पोर्ट की बात थी कॉटन और शुगर का,
कल डिसीजन हुआ और यहाँ के जो मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर, इन्होंने काफ़ी बोल्डली इसको सपोर्ट भी किया, बट नेक्स्ट डे ये डिसीजन चेंज हो गया. पाकिस्तान फ्रीजेस प्लान टू अलाउ इम्पोर्ट्स फ्रॉम इंडिया. सो दिस इज द सेकेंड न्यूज़ फॉर टुडे. ये रजनीकांत साहब हैं, दादा साहब फाल्के अवार्ड मिल रहा है इन्हें. रजनीकांत जी लार्जर देन लाइफ सुपरस्टार है. सुपरस्टार, नियर मिथिकल प्रेजेंस है कॉन्शियसनेस ऑफ सिनेमा गोइंग पब्लिक में, हैज़ फ्यू पैरेलल. और इतना ज़्यादा फैन फॉलोइंग और ये हीरो वर्शिप शायद ही किसी और स्टार को मिला है जितना रजनीकांत जी को मिला है. विल बी बेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स हाईएस्ट ऑनर ऑफ इंडियन सिनेमा द दादा साहिब फाल्के अवार्ड. अब ये अवार्ड अभी दिया जाएगा. दादा साहब फाल्के अवार्ड इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड है सिनेमा में. ये प्रेजेंट होता है नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल के द्वारा. मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इसको प्रोवाइड कराती है. फर्स्ट विनर थी देविका रानी जी और ये 1969 से ये अवार्ड एस्टैब्लिश्ड है, नेशनल फिल्म अवार्ड. तो अभी रीसेंट जो रिसिपिएंट है वो है मिस्टर रजनीकांत. देन दिस इज ब्रेकिंग बैरियर्स जेंडर बैरियर्स, और जो ग्लास सीलिंग है उसको ब्रेक करना है. शोइंग द वे, ये फर्स्ट बैच है. 100 विमेन मिलिट्री पुलिस पर्सनल है अंडरगोइंग ट्रेनिंग इन बेंगलुरु. दे विल पास आउट एज लांस नायक ऑन May 8th. टोटल 1700 विमेन मिलिट्री पुलिस पर्सनल इंडक्ट होंगे ओवर अ पीरियड ऑफ 7 हो गए हैं, विल बी इंडक्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ 17 ईयर्स. ये डिफेंस मिनिस्ट्री रहेगा. सो दिस इज ब्रेकिंग बैरियर्स. देन ये है जीएसटी मॉप अप हिट्स अ रिकॉर्ड हाई. जीएसटी का कलेक्शन अच्छा हुआ है विच इज अ गुड न्यूज. ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन मार्च में आया 1,23,902 करोड़. कंटिन्यूसली हम 1 लाख करोड़ क्रॉस कर रहे हैं. एक्सीलेंट. यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बताया 6th मंथ है इन अ रो जीएसटी रेवेन्यू 1 लाख करोड़ क्रॉस हुआ. अब सी इसका भी हम काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं जीएसटी कलेक्शन. जैसे 5th नवंबर में हमने देखा था जीएसटी कलेक्शन क्रॉस हुआ था दिस करोड़ में 1 लाख करोड़. अप्रैल में बहुत डिप हो गया था. सी अप्रैल, फिर मई में बढ़ा, जून फिर शेकी पीरियड था, लॉकडाउन था, और अक्टूबर नवंबर से जीएसटी कलेक्शन अच्छा आने लग गया. 5th नवंबर को हमने देखा जीएसटी इनफ्लो क्रॉस हुआ 1 लाख करोड़ इन अक्टूबर मंथ के स्टार्टिंग में डेटा आता है. तो जैसे अभी अप्रैल का स्टार्टिंग है तो इसमें फिर डेटा आया है फिर प्रीवियस मंथ का. तो जीएसटी जो है, जीएसटी का कलेक्शन बेटर हो रहा है. दिस टेल्स की इकोनॉमी अभी आउट ऑफ वुड्स तो है नहीं बट अपटिक है, ग्रोथ ऊपर है अक्टूबर नवंबर से. तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च 6 महीने से हमारा जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ से ज़्यादा आ रहा है विच इज़ अ गुड थिंग. इससे जीएसटी जो कंपनसेशन स्टेट्स को देना था उसमें भी बेनिफिट होगा. लेट अस रिवाइज जीएसटी वंस अगेन. जीएसटी 101 सीए है, 1 जुलाई 2017 को आया था. इनडायरेक्ट टैक्स है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बोलते हैं, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है. ये कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है, मतलब सब्ज्यूम कर दिया है बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को. मल्टी स्टेज है, हर स्टेजेस पे टैक्स लगता है, और फिर जो प्रीवियस टैक्स है उसको आप जीएसटी टैक्स का क्लेम भी कर सकते हो. स्टेप्स ऑफ प्रोडक्शन पे है तो इससे कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस नहीं होता है. वैल्यू एडेड टैक्स में कैस्केडिंग बहुत ज़्यादा था. डेस्टिनेशन बेस्ड है, पॉइंट ऑफ कंजम्पशन. ये 5 स्लैब्स हैं 0, 5, 12, 18, 28. पेट्रोलियम, अल्कोहल, इलेक्ट्रिसिटी अभी हाल में कवर नहीं है. पेट्रोलियम को कवर करने की अक्सर अभी डिमांड आ रही है. आर्टिकल 279A है, इसमें काउंसिल होती है, फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन और स्टेट्स यूटीज के यहाँ पे ऑफिसर्स आते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर्स आते हैं. तो दिस इज जीएसटी काउंसिल. तो ये तो हो गया जीएसटी. जीएसटी पे हमने एक प्रश्न भी किया था, हैव अ लुक ऑफ दिस वीडियो 2 जैन का. इनुमरेट द डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो सब्ज्यूम हो गए हैं जीएसटी में. ऑल्सो कमेंट ऑन द रेवेन्यू इम्प्लीकेशन ऑफ द जीएसटी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया सिंस जुलाई 2017. राइट डाउन दिस आंसर. ये आपने जनवरी में किया था. तो ये जीएसटी कलेक्शन था, कलेक्शन इंप्रूव हुआ 12% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे. ई इनवॉइस हुआ. फेस्टिवल का पेंट अप डिमांड है, बिकॉज अक्टूबर नवंबर में हमारे यहाँ फेस्टिवल्स होते हैं. तो हमने सोचा ये सस्टेन होगा नहीं, बट सस्टेन हो रहा है. लगातार 6 महीने से 1 लाख करोड़ के ऊपर है. इकोनॉमिक रिकवरी ज़रूरी है, बेटर कंप्लाइंस भी ज़रूरी है, ताकि जीएसटी के जो फिल्टर हो जाता है, जीएसटी के लूप होल्स हैं, टैक्स इवेजन है, उसको हम स्टॉप करें. तो ये आज का पहला सवाल है. व्हाट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, मेंशन इट्स सेलिएंट फीचर्स, बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस. ये आज का सवाल है. आज मैं कुछ कॉपीज और शेयर करता हूँ. सम स्टूडेंट्स हैव रिटन आंसर एवरी डे. मैं उनका भी आज हैंड रिटन वाले जो आंसर्स हैं आज शेयर करूंगा उन्हें. हैव अ लुक.
सो दिस इज जीएसटी। अब जो नेक्स्ट है दैट इज दिस, कैपिटल में कोविड-19 के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। वैक्सीन सेंटर विल बी ओपन ऑन ऑल डे इन अप्रैल। और ये हैं आज गुड फ्राइडे है, ऑन द सोलम ओकेजन ऑफ गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे। अब सी, गुड फ्राइडे जो है ये क्रिश्चियन हॉलिडे होता है, कोमेमोरेट करते हैं क्रूसिफिकेशन ऑफ जीसस एंड हिज डेथ एट कैलवरी। ये होली वीक है, ये ऑब्जर्व होता है 2 अप्रैल 2021 को, अभी ये हो रहा है। अब सवाल ये उठता है इसमें गुड फ्राइडे क्यों है, क्योंकि ये तो क्रूसिफिकेशन है, तो व्हाट इज गुड अबाउट इट? सो गुड फ्राइडे इज अबाउट द क्रूसिफिकेशन एंड डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट। According to many reports, it was on this day that Christ was arrested and executed. Good Friday is considered holy because on this day, out of his love for everyone, Jesus Christ gave his life as a sacrifice while suffering for the sins of people. So that is why for this thing हम इसको Good Friday बोलते हैं। तो Good Friday is not a happy day, but its name is reminder that humans can only be considered good because of what happened on that day. Good Friday is a day of mourn and sorrow over the sacrificial death of Jesus Christ, or reminder that the sins of all people made it necessary for him to this. So that is this Good Friday. अब जो next है that is this, people over 45 flock to vaccine centers on day 1 of new round. Vaccination of 45 plus को open है, comorbidity नहीं है तब भी आप वैक्सीनेशन लगा सकते हैं। गो एंड गेट वैक्सीनेटेड। देन दिस इज यमुना प्रोजेक्ट बैक इन बिजनेस। विजिटर्स दिल्ली जू में फिर से आ रहे हैं, दिस इज गुड न्यूज़। ड्यू टू द पैंडमिक ये लॉकडाउन था। ये चांदनी चौक भी बहुत टाइम से यहाँ पे रिवैम्प होने की बात थी। आई बीन हियर, यहाँ बहुत ज़्यादा कंजस्टेड था ये पूरा एरिया, अब इसको पूरा रिवैम्प किया है। स्ट्रेच फ्रॉम रेड फोर्ट टू फतेहपुर मॉस्क विल बी अ नो व्हीकल जोन फ्रॉम 9 AM to 9 PM। रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को अप्रैल 17 पे ये इनॉग्रेट होगा। देन दिस इज एडिटोरियल, ओवर सीइंग ओवर साइट्स, यू टर्न जो हुआ है वो हुआ है यू टर्न फॉर दिस जो रेट कट्स हुए थे। अब सी, सवाल यही है इलेक्शन ओवरसाइट्स का, क्यों ना वन नेशन वन पोल की तरफ बढ़े, ताकि जब इलेक्शन आते हैं तो आप देखना मीडिया जो होता है ना ये भी बहुत ज़्यादा बिटर हो जाता है। जो स्टेटमेंट्स आते हैं इवन लीडर से वो भी बहुत ज़्यादा विट्रियोलिक हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। सो दिस डिस्टर्ब्स द एंटायर दिस एटमॉस्फेयर ऑफ कंट्री। तो इट इज़ नॉट राइट कि हम हमेशा इलेक्शन मोड में ही रहें, हमेशा चुनाव का ही माहौल बना हुआ है। तो वन नेशन वन पोल क्यों ना किया जाए। इस पर भी हमने काफ़ी दिन पहले एक आंसर राइटिंग किया था, विल डू इट अगेन आफ्टर सम टाइम। वन नेशन वन पोल, इसके मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्सेस पॉलिटिकल मूव्स, सेपरेशन होना ज़रूरी है। पॉलिटिकल मूव्स चुनाव और जो एडमिनिस्ट्रेटिव है इनमें सेपरेशन ज़रूरी है। जैसे हम एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं इंडिया का, तो हमारे यहाँ कुछ होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव, कुछ होते हैं दिस 5 ईयर वाले इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव। तो जैसे लोकसभा में, विधानसभा में जो ये जो चुन के आते हैं, ये विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, ये कितने साल के लिए आते हैं? 5 साल के लिए आते हैं। अगर आप गवर्नमेंट सर्विस अभी ज्वाइन कर रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली आप रिटायरमेंट तक उस जॉब में रहोगे, तो आप से 35 ईयर की सर्विस दोगे और ये केवल 5 साल की रहेंगे। तो हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव की भी बहुत वैल्यू है और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल। तो देयर हैज़ टू बी अ सर्टेन बैलेंस, और जो पॉलिसी में फ्लिप फ्लॉप होता है ना वो नहीं होना चाहिए। परमानेंट एग्जीक्यूटिव का काम ही यही होता है कि एक स्टेबिलिटी लेके आए, एक डायरेक्शन जो है वो कंटिन्यूटी बनी रहे। दैट इज वाई ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, और ये होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। स्पेशल नो लॉन्गर, तो इसमें यही बताया कि जो रेट कट्स हुए, ऑर्डर ओवरनाइट विड्रॉ हो गया, ये क्या करेक्ट था, क्या ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड था, पोल कैंपेन्स जो हो रहे हैं उसको ध्यान में रखकर रेट कट हुआ, व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया, इकोनॉमी और एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस दिस पोल इफेक्ट। ये स्पेशल नो लॉन्गर है, ये बात है हांगकांग। चाइना में 2 चीज़ है, एक तो ये ताइवान और दूसरा ये हांगकांग। हांगकांग जो है ना ये पहले ब्रिटिश का दिस टेरिटरी था। ये आर्टिकल भी लास्ट ईयर जून जुलाई में हमने बहुत डिटेल में देखा था, बिकॉज तब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहे थे। चाइना अपोजेज यूके सिटीजनशिप ऑफर, क्यों? सी, हांगकांग था ब्रिटिश का कॉलोनी। 1997 में चाइना ने इसको हैंड ओवर कर दिया, चाइना को हैंड ओवर कर दिया ब्रिटिश ने,
और इस कंडीशन पे दिया कि यहाँ 1 कंट्री 2 सिस्टम चलेगा। जो हांगकांग है वो ब्रिटिश कॉलोनी था, ब्रिटिश डेमोक्रेसी है, तो हांगकांग में डेमोक्रेसी होगी, बट चाइना को ये हैंड ओवर कर दिया गया है। तो वो से 20 ईयर्स तक एटलीस्ट यहाँ पे आपको 50 ईयर्स तक एटलीस्ट यहाँ पे आपको दिस डेमोक्रेसी मेंटेन रखना पड़ेगा। 1 कंट्री 2 सिस्टम। बट हांगकांग का जो नेचर है वो चाइना कंटिन्यूसली चेंज करना चाहता है। चाइना हांगकांग को लेस डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना चाहता है। तो 1997 का जो अग्रीमेंट हुआ था वहाँ ये था कि डिफेंस और फॉरेन अफेयर तो बीजिंग के पास रहेगा, बट एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी ये सब चीज़ें हांगकांग के पास रहेगी। बीजिंग अब इन सब चीज़ों में भी इंटरफियर करता है और हांगकांग की जो डेमोक्रेसी है उसको कम करना चाहता है, और इसीलिए फिर हांगकांग में प्रोटेस्ट होते हैं। डेमोक्रेटिक प्रो डेमोक्रेसी को बचाने के लिए प्रोटेस्ट होते हैं। अब सी चाइना यहाँ पे कंटिन्यूसली ट्राई कर रहा है अपनी ग्रिप को टाइटन करने का हांगकांग में, और इसके लिए ये टफ लॉज लाता है। जैसे ये एक लॉ लेके आया, नेशनल सिक्योरिटी सेटअप, इंस्टीट्यूशन सेटअप होगा स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन में हांगकांग में, सिक्योरिटी का पॉइंट ऑफ व्यू से। बट इनडायरेक्टली वो यहाँ के एग्जीक्यूटिव को चेक करके रखेगा, लेजिस्लेटिव जुडिशरी को चेक करके रखेगा। तो चाइना का से ज़्यादा होगा यहाँ पे। चाइना हांगकांग की ऑटोनॉमी, हांगकांग का फ्रीडम, हांगकांग का जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है, हांगकांग की जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, इसको कर्ब करना चाहता है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव जुडिशरी को। अब इसका एक एग्जाम्पल है, पहले यहाँ पे 70 सीट थी, 70 में से 35 सीट्स जो होती थी वो इलेक्टेड होती थी लेजिस्लेटिव काउंसिल की। 70 मेंबर्स की सीट थी, 35 जो थे वो इलेक्ट चुनाव के थ्रू आते थे, और जो बाकी थे वो नॉमिनेशन के थ्रू आते थे चाइना। अब ये 70 का बढ़ा के इन्होंने 90 कर दिया, और 90 में भी 70 नॉमिनेटेड हो गए और 20 इलेक्टेड हो गए, तो मेजोरिटी तो यहाँ पे हो गई। अब ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये चाइना का पपेट बन जाएगा। सो दिस इज द प्रॉब्लम जो चाइना में हो रहा है, डेमोक्रेसी को यहाँ पे कर्ब किया जा रहा है। विद द न्यू चेंज एंड द नेशनल सिक्योरिटी लॉ इन प्लेस, बीजिंग्स ग्रिप ऑन हांगकांग इज टाइटर देन एवर। दिस इज डेवलपमेंट। स्टॉप द एम्बेसडरशिप फॉर सेल। अब जैसे हमारे यहाँ अभी पॉलिटिकल फंडिंग बहुत बड़ा इशू है, तो ऐसे ही यूएस में भी है। चुनाव जो होते हैं बहुत खर्च होता है चुनाव में। चुनाव यूएसए में चुनाव लड़ना इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव अफेयर। और पैसे कहाँ से आएंगे? ये पैसे आते हैं कंपनीज, पॉलिटिकल, इधर से। अब जिसने फंड किया है, से जो बाइडेन को जिसने जिताने के लिए पैसे दिए, फंडिंग दिया, अब जो पर्सन है ना, जो बाइडेन को भी क्विड प्रो करना पड़ेगा। तो जो बाइडेन क्या करेगा कि इनमें से जिसने फंडिंग दिया था उसको किसी कंट्री का एम्बेसडर बना के भेज देगा। बट इससे जो पूरी प्रोसेस है एम्बेसडरशिप का वो डिफीट हो जाती है, बिकॉज से एक डेजिग्नेट यूएस सेनेटर आया, जो बाइडेन से पूछा, जो बाइडेन ने कहा कि यू गो टू दिस कोलंबो, कोलंबो में आपको एम्बेसडर बनाते हैं। बट वो सेनेटर को ये नहीं पता है कि कोलंबो इज इन श्रीलंका। ही इज अज्यूमिंग कि ये कोलंबिया समथिंग तो नहीं है साउथ अमेरिका का। देन फिर यहाँ पे वो बोलते हैं कि यू हैव टू विजिट एंड दिस कैपिटल भंडार नाइके, भंडारा नाइके। अब सेनेटर को ये नहीं पता है कि ये कैपिटल है या फिर ये पर्सन है, व्हाट इज दिस। सो दिस टेल्स कि ये जो फंडिंग या पैरेलल ऐसे एंट्री हो जाती है एम्बेसडरशिप में, ये डोंट नो द एक्चुअल वर्क ऑफ एम्बेसडरशिप। इंडिया में भी पॉलिटिकल एम्बेसडर्स भी होते थे, और फिर बाद में एक आ गया करियर डिप्लोमेट्स लाइक आईएफएस ऑफिसर। बिकॉज एम्बेसडर मतलब यू आर एम्बेसडर ऑफ दिस कंट्री, फॉरेन कंट्री में यू आर अ काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो करियर डिप्लोमेट भी एक चीज़ है। दूसरा एक और चीज़ यहाँ पे देखने को मिला था कि कई बार जैसे ये कंट्री है, यहाँ से किसी पॉलिटिकल लीडर को कंट्री से बाहर भेजना है, तो उनको एम्बेसडर बना के किसी दूसरे कंट्री का सेंड कर दो, तो यहाँ के पॉलिटिकल स्फेयर से वो आउट हो गया। ये भी एक चीज़ था। द पॉइंट इज एम्बेसडरशिप फॉर सेल। एम्बेसडरशिप का जो पर्पज़ है वो इस पूरे पर्पज़ जो है इस प्रोसेस में डिफीट हो जाता है। एनैक्ट ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। ये बात है इनैक्टमेंट ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। इनैक्टमेंट ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। ये जो टॉपिक है अभी ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास में है, विल नॉट टॉक अबाउट इट। अभी इस पे कमेंट नहीं देना चाहिए। अभी हम देखते हैं हमारे कॉन्टेक्स्ट में जो इसमें फाइन लाइंस हैं पॉलिटी का, कि व्हाट डज दिस मीन बाय डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। कलरेबल लेजिस्लेशन वो होता है व्हेन एनीथिंग प्रोहिबिटेड डायरेक्टली इट इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड इनडायरेक्टली। मतलब अगर काम ऐसे नहीं कर सकते हैं ना, तो ऐसे भी नहीं कर सकते घुमा के। सो द पॉइंट इज
कलरेबल लेजिस्लेशन। ये चीज़ अक्सर लेजिस्लेटिव यूज़ करते हैं कि अगर वो वर्क ऐसे नहीं हो रहा है तो वो कुछ मॉडिफाई करेंगे, पर्पस चेंज करेंगे। जैसे हम मनी बिल अक्सर देखते हैं कि सम बिल्स आर नेम्ड एज मनी बिल बिकॉज राज्यसभा बाईपास हो जाएगी, पर्पस यहाँ पे हो जाएगा। तो दैट इज कलरेबल लेजिस्लेशन। व्हेन एनीथिंग इज प्रोहिबिटेड डायरेक्टली, इट इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड इनडायरेक्टली, दिस इज कलरेबल लेजिस्लेशन। इंपॉर्टेंस है हमारे यहाँ आर्टिकल 32 का। आर्टिकल 32 बाबा साहब ने बोला था, चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी, कि ये जो है ना आर्टिकल 32 ये सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। बिकॉज फंडामेंटल राइट्स तो आपने दे दिए, बट फंडामेंटल राइट्स का जो इम्प्लीमेंटेशन की जो गारंटी है वो आती है आर्टिकल 32 से। आर्टिकल 32 से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकता है। रिट्स के नाम बताइए सारे रिट्स के। आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से सुप्रीम कोर्ट के पावर है कि वो रिट इशू कर सकता है। किसी का भी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, वो सीधा जाके यहाँ पे दिस सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाएगा। ये पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सी, इसको कंफ्यूज नहीं करना है। पार्ट 3 का मतलब है ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 है, किसी बुक का पार्ट 3 नहीं। बुक में ऑर्डर चेंज हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 का मतलब फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 का मतलब डीपीएसपी, पार्ट 5 फिर 4A आ गया, दैट इज दिस फंडामेंटल ड्यूटीज। सो दिस इज पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 25 और 26 भी है इंडिया में, जो हमें देता है कि रिलीजन का सबको एक फ्रीडम मिला हुआ है। 25 एंड 26। 226 है, इसमें हाई कोर्ट भी रिट्स इशू कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास 142 आर्टिकल है। कॉन्स्टिट्यूशन कैन पास एनी ऑर्डर टू कैरी आउट फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस के लिए। सुप्रीम कोर्ट जो है गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कंप्लीट जस्टिस के लिए यहाँ पे ऑर्डर पास कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करने के लिए। तो ये होता है डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, आर्टिकल 32, 25 एंड 26, आर्टिकल 226, रिट्स, सारे रिट्स के नाम बताइए। एंड दिस इज 142। ये कुछ और भी की प्रिंसिपल्स हैं जो लेजिस्लेशन में हम यूज करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, प्रिंसिपल ऑफ एंसिलरी पावर्स, प्रिंसिपल ऑफ ऑक्यूपाइड फील्ड, रेसिड्यूरी पावर, डॉक्ट्राइन ऑफ रिपग्नेंसी। रेसिड्यूरी पावर इंडिया में किसके पास है? सेंटर, स्टेट या कॉन्करेंट में, जो कहीं मेंशन नहीं है, जैसे आईटी एक्ट कहीं पे नहीं था, तो वो रेसिड्यूरी पावर किसके पास है? आंसर डॉक्ट्राइन ऑफ रिपग्नेंसी, डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस, डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेयर डिसीसेस एंड प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। ये कुछ टर्म्स हैं जो अक्सर यहाँ पे लेजिस्लेशन में यूज होते हैं। सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ कुछ इनके बेसिक पता होना चाहिए, जैसे कलरेबल लेजिस्लेशन क्या है, रिपग्नेंसी क्या है, ओके, पिथ एंड सब्सटेंस क्या है, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या है। हमारे यहाँ एक और चीज़ है, हमारे यहाँ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो था नेहरू जी ने जो लाए थे, उससे बना था दिस प्रीएम्बल। तो कभी भी जुडिशरी को कोई लॉ समझने में ऐसा डिफिकल्टी हो रहा है, उसका मल्टीपल इंटरप्रिटेशन भी हो रहे हैं, तो वो प्रीएम्बल को रेफर कर सकती है, उसके ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में उसका क्या मतलब हो सकता है। सो दिस इज दिस डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। अब जो नेक्स्ट है, दिस इज नेक्स्ट पेज, न्यूज। हेल्थ वर्कर्स टू एनरोल पीपल फॉर वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन हेजिटेंसी नहीं है, जाइए वैक्सीनेशन लगाइए। बिम्स्टेक मीट स्कर्ट्स म्यांमार वायलेंस। अब म्यांमार में बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो रही है, इंडिया के लिए बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, कैच 22 पोजीशन यहाँ की मिलिट्री, और प्लस अब यहाँ पे एक्सोडस ऑफ दिस रिफ्यूजीज भी आने लग गए हैं इंडियन नॉर्थ ईस्ट में। तो इसको कैसे डील करें? म्यांमार और ये जो पूरा जोन है ये बिम्स्टेक कहलाता है। तो दो बॉडी इंपॉर्टेंट है, एक तो सार्स और दूसरा सार्क और दूसरा बिम्स्टेक। ये बिम्स्टेक है, बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल ये स्टैंड करता है द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये कंट्रीज हैं यहाँ पे। 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के अंदर ये बना था। इंपॉर्टेंस क्या है? 22% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इस एरिया में रहती है। बांग्लादेश भी बहुत पॉपुलेटेड है। जीडीपी यहाँ पर इतनी है। 1/4 ऑफ वर्ल्ड ट्रेड गुड यहाँ पे हो रहा है। 6 फोकस एरिया है इनका, व्यापार, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म और फिशरी। श्रीलंका फर्स्ट समिट थाईलैंड में हुआ था। तो ये इसके कंट्रीज हैं। दीज आर 7 मेंबर कंट्री। तो बिम्स्टेक मीट स्कर्ट्स म्यांमार वायलेंस। अब म्यांमार में वायलेंस हो रहा है, कू हो गया है, यूएस ने इसके अकाउंट्स फ्रीज कर दिए हैं, सैंक्शंस लगा दिया है, यूरोप भी कर रहा है। इंडिया यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, सो लेट्स जस्ट वेट फॉर दैट। राइट नाउ लेट्स फोकस ऑन बिम्स्टेक।
प्रिपेयर अ नोट ऑन बिमस्टेक। एक कॉमन चार्टर लाने की भी बात की है यहाँ पे। कॉमन चार्टर, जयशंकर साहब ने कहा एक कॉमन चार्टर लाएं। कॉमन यहाँ पे गाइडलाइंस होगी, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है जो सारी कंट्रीज मिलके पूरा करने की कोशिश करेंगे, कॉमन चार्टर। सो प्रिपेयर अ नोट ऑन बिमस्टेक, बिमस्टेक पे एक नोट तैयार करें। Then this is the next one, कोवैक्सिन for those who got placebo। प्लेसिबो एक्चुअल मेडिसिन नहीं होती है, डमी होती है प्लेसिबो। मिस्टर रावत, CDS जनरल बिपिन रावत, रिलीजिंग द SOP फॉर द लॉजिस्टिक्स हब इन मुंबई। हब लॉजिस्टिक्स, सी आर्म्ड फोर्सेस में ये एक बहुत बड़ा हमें ये गलतफहमी होती है कि जो फौज ज्वाइन कर रहे हैं तो वो सारे यहाँ पे जाके लड़ाई करेंगे। नो, जो फाइट करते हैं ना वो बहुत कम होता है उनका नंबर। एक तो ये इन्फेंट्री, स्पेशल ऑपरेशन और इन सब के होते हैं, दे आर वेरी वेरी फ्यू। इन्फेंट्री में भी जो बहुत ही इलीट और बहुत ही सेलेक्टेड जो पर्सन होते हैं ना, वो ही जाके स्पेशल मिशंस में आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि सभी मतलब फौज ज्वाइन किया है तो सभी जाके यहाँ पे लड़ाई करेंगे। नो, ये एक बहुत, इसमें भी जो क्रीम होता है, जो सेलेक्टेड होते हैं उन्हीं को आगे यहाँ पे लड़ने के लिए भेजा जाता है। बट इनकी लड़ाई के लिए एक पीछे पूरा लॉजिस्टिक्स होना चाहिए जो इनको सपोर्ट करे। इन 5% के लिए 95% जो होता है ना वो लॉजिस्टिक्स होता है। लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक्स क्या हो सकते हैं? लाइक सप्लाईज हो सकती है, लॉजिस्टिक्स लाइक टेक्नोलॉजी समथिंग हो सकता है, लॉजिस्टिक्स कुड बी एनीथिंग। हथियार, राशन, फ्यूल, जनरल स्टोर, सिविल हायर ट्रांसपोर्ट, एविएशन, क्लोथिंग, स्पेयर्स, इंजीनियरिंग सपोर्ट, सिनर्जी, ये सब चीज़ें लॉजिस्टिक्स होती है। अब हमारे यहाँ 3 है, एयरफोर्स है, आर्मी है, नेवी है। ये तीनों का अपना खुद का से एविएशन यूनिट भी बना लिया। इन सब चीज़ों में भी तीनों अलग अलग इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं, तो इससे ओवरलैपिंग भी होता है, रिसोर्सेज का वेस्टेज भी होता है। तो क्यों ना हम इंटीग्रेशन करें, स्पेशली लॉजिस्टिक्स में, जैसे ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन करें। इससे क्या होगा, हम एफिशिएंसी बढ़ेगी, अननेसेसरी जो खर्चा होता है वो कट होगा, रिसोर्सेज जो हैं उसका ऑप्टिमाइजेशन होगा। जॉइंट लॉजिस्टिक्स नोड बनाने की बात है जो ये बनेगा मुंबई, गुवाहाटी और पोर्ट ब्लेयर में। मिलिट्री रिफॉर्म्स, इसमें शेकटकर कमेटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जॉइंट लॉजिस्टिक्स लब हब, कल ही हमने देखा था जो मिलिट्री के डेयरी फार्म्स वगैरह हैं उसको क्लोज कर दिया गया है। देन दिस इज ड्यूज फ्रॉम मिल्स टू शुगर केन फार्मर गो अप टू दिस 23,000 करोड़। How to lay an Easter egg. This is in the pink of summer. This is the cheesy dilemma. और ये है द थ्योरी ऑफ दिस धारावी ड्रीम। रैपर्स, अपना टाइम आएगा, द थ्योरी ऑफ रैप। द वर्चुअल स्टेज फेस्ट, द बॉय हु वॉन्ट्स टू ब्रीद, एंड द बाइडन अलाउज H1B वीज़ा बैन टू एक्सपायर। मिस्टर ट्रम्प का था ये H1B वीज़ा बैन लगाया था और बाइडन ने इसको लेट इट डाई, एक्सपायर होने दिया। 7 Hong Kong activists convicted over 2019 protests. See, Hong Kong. China pushes to expand virus origin search beyond its border. China मानने के लिए ही तैयार नहीं है वुहान वायरस। Suki allies faces new charges. Then this is GST काउंसिल की मीट अभी अनलाइकली है, मई एंड जून में पॉसिबल है। इकोनॉमी जो है, जॉब्स कंटिन्यू टू बाउंस बैक, रिकवरी होगी, ये इंटरव्यू में बताया दिस मिस्टर तरुण बजाज, इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी। आयरन ओर का सेल्स, एडिशनल डिवोल्यूशन, ट्रेड डेफिसिट वाइडन हो रहा है और मास्टर कार्ड इन्वेस्ट करेगा एयरटेल अफ्रीका में। कॉटन एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, ये कॉटन के बेल्स होते हैं, कॉटन दिस बीटी कॉटन एक होता है, उसमें बीटी का फुल फॉर्म बताइए। एक्सपोर्ट में टच 70 लाख बेल्स। देन दिस इज स्पोर्ट्स, ये है हमारा 2011, व्हेन अ नेशन इरप्टेड इन हैप्पीनेस, हमने वर्ल्ड कप जीता था। इंडीड अ जॉब डन वेल। सो दिस इज द हिंदू। अब ये इंडियन एक्सप्रेस है, ओवरनाइट ओवरसाइट सेंटर रोल्स बैक डीप रेट कट इन स्मॉल सेविंग्स। वाई? पोल इफेक्ट तो नहीं है ये। थर्ड डोज ऑफ कोवैक्सिन गेट नोड, रूरल जॉब स्कीम। देन दिस इज US कोड NCLT टू लिक्विडेट देवास मल्टीमीडिया। एंट्रिक्स देवास डील था, फिर 2G स्कैम हो गया, डील कैंसिल हो गया, US अब हमें यहाँ पे चार्ज कर रहा है। देन दिस इज कोविड कर्व, रजनीकांत साहब दादा साहब फाल्के अवार्ड। रेट्स कट, कोविड डेटा, पैंडमिक और आउटकम्स, आवर सेकेंड कोविड टेस्ट, अनमूविंग टारगेट 4 ± 1 इन्फ्लेशन टारगेटिंग, a health warning on land rural economy, and welcome gibberish. This is net zero and climate injustice, climate injustice.
एमिशन टारगेट डिलेज क्लाइमेट एक्शन बाय डेवलप्ड कंट्री। ये जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना, ये अपनी जिम्मेदारियां निभाती नहीं है। डेवलप्ड कंट्रीज, एक ग्रीन क्लाइमेट फंड की भी बात हुई थी, ये पैसे देते नहीं है डेवलप्ड। बीइंग यूज्ड टू ट्रांसफर बर्डन्स टू डेवलपिंग कंट्रीज, और मोरल लेसन्स सिखाते हैं डेवलपिंग कंट्रीज को। ये क्या करते हैं, ये पहले अपने टाइम पे तो इन्होंने खूब एक्सप्लॉयटेशन कर दिया, ग्रोथ कर ली, इंडस्ट्रियलाइज हो गए। अब जब ये इंडस्ट्रियलाइज हो गए, ऑल ऑफ अ सडन दे स्टार्ट सरमन्स कि पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, कोल नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। अब आप इंडिया जैसे कंट्री में, डेवलपिंग है, अफ्रीका है, ऑल ऑफ अ सडन ये इतना एक्सपेंसिव रिन्यूएबल एनर्जी में कैसे शिफ्ट करेंगे? इसके लिए मनी चाहिए होगा, एंड दे डोंट इवन गिव दिस मनी। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज वाई इज सो मच इम्पोर्टेंस। इंडिया हमेशा यही बोलता है, जिम्मेदारियां हैं बट जो ज्यादा है उसको ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी दो। यूएसए का रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, यूरोप का रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, स्वीडन का रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। डेवलपिंग एंड डेवलप्ड, प्राइवेट कैंपस पब्लिक सरेंडर ऑफ फ्यूचर टुगेदर। दिस इज बाइडन ट्रम्प H1B वीजा, बट इनको इवन दो अगर ये बैन कर दें फॉरेनर्स को आना, इनका इकोनॉमी बहुत बुरी तरह हिट होगा। बिकॉज जो फॉरेनर्स आते हैं, इंडियंस जैसे जाते हैं यूएस में, दे डू वेरी गुड, बहुत अच्छा हार्डवर्क से काम करते हैं, और विच हेल्प्स जीडीपी ऑफ दिस यूएसए। एम्स्टर्डम सेलिब्रेट्स दिस सेम सेक्स वेडिंग। ये वेटरन है, ब्लैक एडवाइजर क्विट यूके। ट्रायल फ्लॉयड, और ये जीएसटी मॉपअप है, स्टेडी कलेक्शन पॉइंट टू रिकवरी आफ्टर कोविड वूज। सो दिस इज द इंडियन एक्सप्रेस। हिंदी में हम देखते हैं, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण। एक है एनसीएलटी, और फिर आता है एपेलेट, अपील कर सकते हैं। एनसीएलटी का गठन हुआ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी के आदेशों के खिलाफ। जैसे अभी साइरस मिस्त्री जो था, साइरस एंड टाटा मिस्त्री जो केसेस थे, उसमें अपील होती थी। ऐसे एनसीएलटी ने डिसीजन दिया, फिर वो एनसीएलटी में डिसीजन की अपील होती थी। तो एनसीएलटी के आदेशों के खिलाफ अपील सुनने के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 410 के अंतर्गत किया गया था। दिस कंपनीज एक्ट 2013, दिस सेक्शन 410 के अंतर्गत नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, और ये एपेलेट ट्रिब्यूनल बना। ये 1 दिसंबर 2016 से प्रभावी। दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो है 61, सेक्शन 61, इसके जो आदेश होते हैं उसके लिए भी अपील होता है। एनसीएलटी भी है, और दिस इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के लिए भी है। एनसीएलटी भारतीय दिवाला दिवालियापन बोर्ड द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ भी अपील सुनता है। और तीसरा कौन सा है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके अगेंस्ट भी जो डिसीजन आए हैं उससे भी आप असहमत हो तो आप यहाँ पे अपील कर सकते हो। तो कहाँ कहाँ जा सकते हो एनसीएलटी में? एक तो एनसीएलटी के, दूसरा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, तीसरा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इन तीनों के अगेंस्ट अगर अपील करना है, यू कैन गो टू एनसीएलटी। और ये बना है अपना दिस कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 410। ये बड़ा आसान सवाल था। टाइम हमें कैलकुलेट करना है, ये टाइम, और ये 1 घंटे में इतना ऐसा हो रहा था। ओके, तो टाइम आ गया दिस 5/6 आवर, 50 मिनट है, मिनट 5/6 आवर। स्पीड आ गई 48 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड हमें पता है, टाइम हमें पता है, तो डिस्टेंस हो गई 40 किलोमीटर। अब डिस्टेंस हमेशा यूजुअली कांस्टेंट ही होती है, इस पे स्पीड और टाइम हम वेरी करते रहते हैं। तो नया टाइम क्या हो जाएगा, 40/60 है, 2/3 आवर, 40 मिनट में क्योंकि ट्रेवल करना है। तो नई स्पीड कितनी होगी, डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी 40, और नया टाइम कितना है 2/3, तो नई स्पीड कितनी होगी 40/2/3, दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर। ये दूसरा सवाल है। टाइम अगर बिना रुके जाते तो 1 घंटा, विदाउट स्टॉपेज में 60 किलोमीटर, और विद टाइम 1 आवर है, विदाउट स्टॉपेज में 60 किलोमीटर पर आवर का, एंड विद स्टॉपेज में 40 किलोमीटर पर आवर का। तो स्टॉपेज टाइम कितना हुआ इन दोनों का डिफरेंस, मतलब दिस टाइम ट्रेवल टू ट्रेवल 20 किलोमीटर एट 60 किलोमीटर पर आवर, तो 20 मिनट आ गया, मतलब स्टॉपेज टाइम 20 मिनट का था। ये पर्सन एक्स है, टाइम जब एक्स 30 किलोमीटर अहेड ऑफ वाई था तो हमने निकाला 4.5 घंटे आ गया। दिस वॉज अगेन इजी क्वेश्चन। टाइम जब वाई 30 किलोमीटर अहेड एक्स था तो हमने 120 + 30 कर देंगे, दैट इज 7.5 घंटे। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा आपका टाइम डिफरेंस, पहले अहेड, दूसरे में दिस वाई वॉज 30 किलोमीटर अहेड, तो ये हो जाएगा। दिस इज 3 आवर्स। आज का सवाल है, 2 ट्रेन है, इक्वल लेंथ की है, रनिंग ऑन पैरेलल लाइन। इसमें ना रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट होता है। एक ट्रेन, अगर 2 ट्रेन आमने सामने आ रही है
तो ये 5 है, ये 5 है, ये 10 है, तो टोटल 15 हो जाएगा बिकॉज दोनों आमने सामने आ रही है, रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी। अगर ऐसे ऐसे जा रही है, ये 15 से जा रही थी, ये 10 से जा रही थी, तो रिलेटिव स्पीड दोनों का अगर देखें डिफरेंस तो 5 ही आएगा। Two trains of equal length are running on parallel lines in the same direction, 36 and 26. Faster train passes the slower train in 36 seconds. टाइम दिया है, रिलेटिव स्पीड निकालिए, लेंथ ऑफ ट्रेन आ जाएगा। ट्रेन है मुंबई में, लीव्स होती है फॉर एवरी 2 आवर 30 मिनट फ्रॉम पुणे स्टेशन। अनाउंसमेंट मेड हुआ ट्रेन 37 मिनट अगो का। नेक्स्ट ट्रेन कम होगी 1700 आवर्स में। एट वॉट टाइम वॉज द अनाउंसमेंट मेड। अब देखना आर्म फोर्सेस में भी इसीलिए हम ऐसे पूरा टाइम बोलते हैं, 17 AM PM नहीं होता, 1700 आवर्स, 2400 आवर्स, 2300 आवर्स, लाइक दैट। सो दिस इज 1700 आवर्स, क्योंकि कैलकुलेशन भी ईजी हो जाता है, कंफ्यूजन नहीं होता है इसमें। दिस इज द थिंग। एक ट्रेन है 800 मीटर लॉन्ग, इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 78 किलोमीटर पर आवर। क्रॉस किया टनल 1 मिनट में, तो लेंथ ऑफ टनल कितना है? बड़ा आसान सवाल है। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। सो दीज आर सम क्वेश्चंस फॉर टुडे। ये सॉल्यूशन है। आज हमने NCLT देखा, NCLT इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी एंड कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। दिस इज इकोनॉमी US, मिस्टर रावत, जॉइंट लॉजिस्टिक नोड, बिम्स्टेक, कलरेबल लेजिस्लेशन, ambassadorship for sale. This is Hong Kong, overseeing oversights, GST, revise it, GST, write it every day. Then GST collection, GST mop up, breaking barrier, interest cut, Dada Saab Phalke award. So this is 2nd of April 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.